बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ का हमारी दुनिया चैप्टर 8 पढ़ाने वाला हूँ। कहता है कि मानव पर्यावरण एवं अंतःक्रिया। मानव का पर्यावरण जो पर्यावरण में रहता है वो पर्यावरण और लद्दाख प्रदेश में जनजीवन, मतलब कि लद्दाख प्रदेश में पर्यावरण और उसके साथ मानव का जनजीवन कैसा है उसके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। देखिए, सबसे पहले आप ये लद्दाख के बारे में जान जाइए कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है। लद्दाख कौन सा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है, समझे। यह जो है ना उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीचों बीच स्थित है। दक्षिण में किसके? उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीचों बीच स्थित है। आइए आज लद्दाख के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे और आपको मैं बताने का प्रयत्न करूंगा, समझे ना। देखिए, कहता है कि जून माह के एक रविवार को दिनेश अपने दोस्त सोनू के घर गया हुआ था। वहाँ उसकी भेंट दिनेश से हुई, जिसके चाचा जी सेना में मेजर थी। जिसका भेंट देखो, दोस्त को चाचा दिनेश जो था ना, दिनेश के चाचा जो थे वो सेना में मेजर के पद पे थे। सेना में किसके पद पर थे? मेजर के पद पे। मेजर का पद बहुत बड़ा पद होता है, समझे ना। मेजर के पद पर थे। सेना में बहुत सारे पद होते हैं, समझे ना। वो कौन से पद पर थे? मेजर के पद पर थे। आगे सुनिए। और दराज सेक्टर से अभी घर पहुंचे थे। दराज सेक्टर मतलब कि लद्दाख के दराज सेक्टर से अभी घर पहुंचे थे। दिनेश ने उनका अभिवादन किया और चाचा चरण स्पर्श किया। चरण मतलब पैर छूना। चाचा ने बड़े दुलार से दिनेश को गोद में लिया और उठाया। उससे उसकी पढ़ाई के विषय में पूछा। साथ ही साथ चाचा ने अपना बक्सा खोलकर सामान निकालना शुरू किया। सामान में ऊनी टोपी, मोजे, स्वेटर, कोट देकर दिनेश को आश्चर्य हुआ कि आखिर इस गर्मी के मौसम में चाचा इन गर्म कपड़ों को बक्से में क्यों रखे हुए हैं। अब देखिए, वो तो लद्दाख में रहते हैं। लद्दाख में तो सालों भर ठंड पड़ती है, तो वहाँ तो स्वेटर, मोजा, हर एक चीज़ का तो ज़रूरत पड़बे नहीं करेगा। तो जब वहाँ से आए थे तो उसको निकाले थे। उसका भतीजा जो था दिनेश, बहुत आश्चर्य था कि आखिर इतनी गर्मी के मौसम में काहे रखे हैं। उसने सोनू के चाचे से पूछा, चाचा जी इतनी गर्मी में आपने इतने गर्म कपड़े अपने पास क्यों रखे थे? देखिए, गर्म कपड़े रखने का रीज़न है ना, क्योंकि वहाँ जहाँ रहता था वहाँ तो सालों भर ठंडी पड़ता था, इसीलिए। अब देखिए आगे। चाचा हंसते हुए बोला, बेटा मैं फौजी हूँ, अभी लद्दाख में तैनात हूँ। वहाँ का जीवन और मौसम यहाँ के जैसा नहीं है। वहाँ और यहाँ की जलवायु में बहुत अंतर है। अब देखिए, जलवायु क्या होती है? किसी भी क्षेत्र की मौसम की स्थिति जो होती है, मौसम की अवस्था जो होती है ना, उसे क्या कहते हैं? जलवायु। कहीं ठंड रहती है तो ठंड जलवायु, कहीं गर्म रहती है तो गर्म जलवायु रहता है ना, समझे ना। अब देखिए, इसीलिए ये चीज़ें रखनी पड़ती है। मतलब कि मैं कहता कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सालों भर ठंडी पड़ती है, इसीलिए मुझे ये चीज़ें रखनी पड़ती है। अब देखिए, कहता है मालूम है लद्दाख को वहाँ की भाषा में खापा चांद कहते हैं। लद्दाख को वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? खापा चांद। ऑब्जेक्टिव है, याद रखिए। लद्दाख की भाषा में क्या कहते हैं लद्दाख को? तो खापा चांद कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। मतलब हमेशा बर्फ ही बर्फ जमा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? हिम भूमि। भूमि के ऊपर मिट्टी नहीं बल्कि बर्फ जमा रहता है। क्या जमा रहता है? बर्फ। तो क्या वहाँ अभी सर्दी पड़ रही है? दिनेश ने पूछा कि क्या चाचा जी वहाँ पर अभी सर्दी पड़ रही है? अब देखिए, चाचा जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। यह कहते हुए उन्होंने अपने बक्से से भारत का मानचित्र निकाला और ज़मीन पर बिछाते हुए, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? तो सबसे उत्तर में कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। तो बताइए, दिनेश और सोनू तुरंत बोल पड़े जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। देखिए, जलवायु क्या होता है? किसी भी जगह का औसत मौसम जलवायु कहलाता है। अब आइए नक्शा देखते हैं, समझे ना। ये देखिए, ये जो है ना, ये लद्दाख है। क्या है? लद्दाख। अब कारगिल का युद्ध हुआ था, इसके बारे में जानवे करते होइएगा। यह सिंधु नदी है। और ये जो लेह है, लेह, ये लद्दाख की राजधानी है। लद्दाख की क्या है? राजधानी लेह। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। तो अब लद्दाख का नक्शा देख लिए। अब ये देखिए, भारत के सबसे ऊपर में कौन सा है? भारत के सबसे ऊपर में लद्दाख है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसी को वहाँ बड़ा करके दिखाया गया, जिसे क्या कहते हैं? लद्दाख। समझे। लद्दाख की राजधानी का तो है लेह। लद्दाख की राजधानी का तो है लेह है। अब देखिए, चाचा का शाबाश। अब नक्शे में गौर से देखो। लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क शीत, मतलब उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क उच्च भूमि है। उच्च मतलब ऊंचा भूमि है। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर का रिहायशी इलाका है। इसकी ऊंचाई लगभग 3600 मीटर है। कहते हैं 3600 मीटर है इसकी ऊंचाई। कहते हैं रिहायशी इलाका की ऊंचाई कहते हैं 3600 मीटर। अब आइए आगे देख लेते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि उच्च भूमि है जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा। तिब्बत का पठार के बारे में हमने ये बता दिया। पठार सपाट होता है और पहाड़ से कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता और मैदान से कभी भी नीचा नहीं हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं? पठार। अब
इस क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ की वृष्टि छाया, वृष्टि मतलब क्या होता है, देखिए वर्षा का जल, वृष्टि मतलब क्या होता है, वर्षा का जल छाया पड़ने के कारण शुष्क है। यहाँ सालों भर खूब ठंड पड़ती है। दिसंबर जनवरी के महीने में पानी बर्फ़ बन जाता है और इसीलिए वहाँ मई जून के महीने में भी गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए कहता कि यहाँ सालों भर ठंड पड़ती है, सालों भर क्या पड़ती है, ठंड। दिसंबर जनवरी के महीने में पानी जो होता है, पानी बर्फ़ बन जाता है ऑटोमेटिक। बताइए कितना ठंडा पड़ता है कि पानी बर्फ़ बन जाता है। समझे, आप अगर मान लीजिए कि थूक ना मुँह से थूक फेंकते ना, वो नीचे नीचे आते आते वो बर्फ़ बन जाएगा, समझे, जम जाएगा। अब देखिए कहता कि बरसात के महीने में क्या होता है, सोनू ने पूछा। कहता कि पानी कभी कभी बरसता है और यहाँ बर्फ़ ज़रूर गिरती है, बर्फ़ गिरती है। बताइए, पानी की बूंदों की तरह चाचा ने कहा। चाचा ने कहा बर्फ़, पानी वर्षा होती है ना, तो वर्षा पानी की बूंदों की तरह क्या गिरती है, बर्फ़ गिरती है। दिनेश और सोनू दोनों चकित थे। सोनू ने पूछा, फिर तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे? मतलब कि आप जम्मू कश्मीर लद्दाख में जाइएगा तो बहुत कम ही नाम मात्र पेड़ पौधे देखिएगा, समझे ना, रहबे नहीं करता है। अब देखिए बिल्कुल नहीं है। अब वहाँ अवाक है, फिर भला जीवन कैसे होगा? बताइए, वहाँ बिल्कुल ही नहीं है तो वहाँ जीवन कैसे होगा? दोनों एक साथ पूछ बैठे कि चाचा जी बताइए, वहाँ जब पेड़ पौधे नहीं है तो वहाँ का जीवन कैसा होगा? देखिए समझाता है चाचा जी, वो तो होशियार है, बच्चे को समझाते हैं। कहता है बेटे, उच्च शुष्कता के कारण प्रदेश उजाड़ है। प्रदेश क्या है? उजाड़। उच्च शुष्कता के कारण प्रदेश कैसा है? उजाड़। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे बहुत कम है। घाटी में कहीं कहीं पर घास एवं छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती है, कहीं कहीं छोटी छोटी घास एवं झाड़ियाँ मिलती है। सफ़ेदा और बेद की वृक्ष जहाँ तहाँ मिलते हैं, सफ़ेदा और बेद के वृक्ष वहाँ जहाँ तहाँ मिलते हैं। सेब, खुमानी और अखरोट के पेड़ भी मिलते हैं। सूखे मेवे के अलावा पेड़ों से ईंधन और मकान बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती है। ईंधन और मकान बनाने के लिए क्या मिल जाती है? लकड़ियाँ मिल जाती है। कहता प्रायः हरियाली देखने को नहीं मिलती है। यहाँ की द्रास घाटी में हरियाली देखने को नहीं मिलती, जैसे अपना बिहार उत्तर प्रदेश में मिल जाता है, मध्य प्रदेश में मिल जाता है, मिजोरम मिल जाता है, इससे नहीं है, समझे। कहता है कि जौ जई गेहूँ और आलू भी पैदा किए जाते हैं। अब देखिए दादाजी कहते हैं, चाचा जी कहते हैं वहाँ नदियाँ हैं। दिनेश ने पूछा, कहा कि वहाँ नदियाँ हैं। अब देखिए क्या जवाब देते हैं। कहता है ना, सिंधु नदी लद्दाख से होते हुए बहती है, जो श्योक, नुब्रा, छो आदि बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। मतलब वहाँ पर और भी बहुत नदियाँ हैं, समझे ना, जैसे है शोक, नुब्रा और छो नदी, समझे। और कहते हैं विद्युत उत्पादन के लिए इन नदियों का पानी काफ़ी उपयोगी हो सकता है। जहाँ कई इमारतें भी, आबादी भी उसका आसपास है, मतलब कि बिजली निर्माण के लिए ये जल बहुत उपयोगी हो सकता है। अब तक और जानवर, इस बारे में सोनू ने पूछा कि और जानवर भी रहता है। देखिए कहता है यहाँ याक नामक जानवर मिलता है। लद्दाख में कौन सा जानवर मिलता है? याक नामक जानवर मिलता है, जो भैंस से मिलता जुलता होता है। इसके दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए करते हैं। जंगली भेड़, कुत्ते और जंगली बकरियां भी मिलती है यहाँ, समझे। इन पशुओं से दूध, मांस, खाल प्राप्त किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए होता है। और यहाँ कंबल, टोपी, लोइया, कपड़ा और ऊन से बने जूते को भी कुटीर उद्योग कहते हैं। इस सब से बने उद्योग को क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। इन सब के बारे में, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग के बारे में क्लास 8 में देख लेंगे। अभी यहाँ इतना बस समझ लीजिए। कहता कि चाचा जी वहाँ की सड़कें कैसी है? बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा ने थोड़ी गंभीरता से कहा, वहाँ आवागमन की सुविधा बहुत कम है। आवागमन की सुविधा क्या है? आवागमन आने जाने की रास्ता बहुत कम है। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है, जो राजधानी है, जो सड़क मार्ग और वायु गर्म से जुड़ा है। रेल तो वहाँ है नहीं, रेल वहाँ नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 लेह का जोजिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी के जोड़ता है। तो आप याद रखिएगा, राजमार्ग संख्या 1 जो होता है ना, लेह का जोजिला दर्रा से लेकर कश्मीर की घाटी को जोड़ता है, राजमार्ग नंबर 1। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है। लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है, जिससे हम बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है, ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे। और हम सैनिक तो अक्सर हेलीकॉप्टर से ही आवागमन करते हैं। पगडंडियों की आवागमन का मुख्य मार्ग है। बाप रे, सोनू बोला, वहाँ के लोग कैसे होते होंगे चाचा जी? क्या हम जैसे होते होंगे? आप कहता कि वहाँ के लोग कैसे होते होंगे? क्या चाचा जी मेरे जैसे होते होंगे? अब देखिए आगे चाचा जी क्या कहता है, कैसे होते? दलिद्र होता कि क्यों होता है? आगे कहता है
आगे कहता कि वहाँ के लोग भी हम जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका कद छोटा और शरीर सुरौला होता है। वहाँ के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं, मतलब लद्दाख के निवासी जो ईरानी और कहाँ के मंगोल के प्रजाति हैं। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं और ये मुसलमान हैं, जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। लद्दाख में बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ हैं, मतलब लद्दाख में बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ हैं। इन मठों को गंपा कहते हैं, मतलब कि बुद्ध के, मतलब कि जो बौद्ध धर्म के हैं, समझे ना, इनके मठों को क्या कहा जाता है, गंपा कहा जाता है, समझे। तब हेमी थिक्से लामायूरू प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, मतलब ये प्रसिद्ध मठ है, हेमी थिक्से और लामायूरू तथा प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। पता है इन मठों को चारों तरफ से रंगे बिरंगे झंडे पताके को घेर देते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता है कि इन पताकाओं में लिखे संदेश हवाओं के साथ सीधे ईश्वर तक जाते हैं। बताइए, आपका अगर किसी पताका में लिख दीजिएगा, उसका संदेश कहाँ जाएगा, सीधे ईश्वर के पास जाएगा, ऐसा माना जाता है। अब सबका अपना अपना मान है सब धर्म में। यह कहते हुए उन्होंने बक्से से डब्बा निकाला और पेड़ा निकालकर दोनों बच्चों की ओर बढ़ा दिए। ये पेड़े याक के दूध से बने हुए हैं, खाकर देखो। सोनू और दिनेश ने पेड़े लिए और खाते हुए बाहर खेलने चले गए। अब बताइए, बक्सा से पेड़ा निकाला, वो भी किसके, याक के दूध का। हम लोग भैंसी गाय के दूध खाते हैं, ये याक के दूध का पेड़ा खाता है, समझे। और आगे देखिए, दोनों आपस में भी बात कर रहे थे कि एक ही देश में कितनी अलग अलग परिस्थितियाँ और जलवायु हैं, व्यक्ति किस तरह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। आगे तक, सचमुच हमारी प्रकृति कितनी मददगार है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, वहाँ के जानवर, फसलें, कपड़े, वनस्पति, जलवायु अनुकूल ढालने में हमारी सहयोग करते हैं। यस, हम लोग इस सब बात से जानते हैं। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो आएगा, क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में करवा देंगे। क्या करवा देंगे बाबू रे, पार्ट 2 आएगा तब करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।